गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद जहां हुकूमती इत्तेहाद को वफाक पे 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मज़ीद मजबूत हो गई है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 92 आज़ाद अरकान के मुकाबले में अपोजिशन के अरकान की तादाद 52 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मदद से जीतने वाले 35 अरकान आज़ाद करार दे दिए गए हैं। इन आज़ाद अरकान को साथ मिलाने के लिए अपोजिशन की कोशिश जारी है। अपोजिशन अगर इनमें से 21 आज़ाद अफराद को साथ मिला ले तो फिर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराए जाने की चहमगोइयाँ उस वक्त भी ज़्यादा मजबूत हुई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चंद दिन कबल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। अगरचे इस मुलाकात के बाद JUIF ने बानी PTI को यह पैगाम भिजवाया है कि वह हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। कल वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये तासुर पैदा हुआ कि वफाकी हुकूमत JUIF को साथ मिलाकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराना चाह रही है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज कर दिया है कि अगर किसी में हिम्मत है तो उनकी हुकूमत को गिरा कर देख ले। लेट्स वॉच हिम। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। वज़ीर आज़म से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर की कोई हैसियत नहीं है कि वो उनकी हुकूमत को गिरा सकें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात हुई है। लेट्स वॉच दैट। खुद ही PTI वाले उठ जाते हैं, कहते हैं कोई कह रहा है पैसे दे रहे हैं, कोई कहता है ये हो रहा है। एक के साथ भी पीपल पार्टी किसी की मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, अगर अपोजिशन के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा आ जाए तो उसका जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हमारा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। ये खुद इतने अपने लिए काफ़ी हैं कि खुद ही अपने आप एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की प्लानिंग की तरदीद की है। PMLN के सीनियर लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी ये कह रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश नहीं समझा जाए। उन्हें भी देखिए। अदम एतमाद, पहली बात तो ये है कि हुकूमत के कोई पेश नज़र नहीं है। मेरी परसों भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, किसी मरहले में ये ऑप्शन कोई डिस्कस नहीं हुआ। वो गवर्नर हैं एक सूबे के, और गवर्नर अगर वज़ीर आज़म से मिलता है, इवन गंडापुर साहब अगर आके मिलते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ये इसको किसी साजिश से इबारत करना चाहिए। लिहाजा हम कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे कि सूबा जो ऑलरेडी दहशतगर्दी का शिकार है और मसाइल का शिकार है, वो मजीद किसी बहरान में चला। बैरिस्टर अकील मलिक एंड फैसल चौधरी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बैरिस्टर साहब, क्या कोई प्रोग्राम है ऐसा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हटा दी जाए या गिरा दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़िलवक़्त तो जिस तरह आपने दीगर लीडर्स की शॉट सुनवाए, मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूँगा कि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ ज़ेर गौर है या ज़ेर बहस है। एक रस्मी मुलाकात है जो होती रहती है। गवर्नर की भी इसी हवाले से मुलाकात हुई, या एमएल वली साहब की मुलाकात अगर आप कहें, वो भी एक रस्मी मुलाकात है। इन रस्मी मुलाकातों में ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि शायद कोई हम कंस्पिरेसी हैच कर रहे हों या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हों जिससे सूबे की हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई ऐसा चेंज होगा। हाँ, अगर उस सूबे के CM के ख़िलाफ़ वहाँ की खुद की आदत जो है वो, या वहाँ पे ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद हैं
वो अगर किसी स्टेज पे, अभी नहीं, किसी स्टेज पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है वो अगर लेके आते हैं तो फिर वो ला सकते हैं। एक आईनी इकदाम है, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एंड पे ना कोई ऐसी प्लानिंग है, ना कोई ऐसी जो है बाज़गश्त है, ना कोई ऐसी चीज़ अंडर कंसिडरेशन है। सो मैं इसको आउटराइटली ये जो तासुर कायम किया जा रहा है, इस तासुर को ज़ाइल होना चाहिए। हम किसी भी सूबे के अंदर जो है किसी किस्म की कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो 12 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी और इनकी हुकूमत वहाँ पे है 12 साल से, तो ये करते रहें अपना ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे। हमें क्या ज़रूरत है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई ऐसी हम प्लानिंग करें और फिर उसके बाद उसका खमियाजा हम भुगतें। बैरिस्टर अकील, ये भी बात ठीक है कि जब से हुकूमत बनी है मुसलसल हुकूमत के लोग ये कहते रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा PTI के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सो क्या उस फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ ही आप भी इशारा कर रहे हैं कि अगर खुद ही से इनका दिल करे कि हम हटा दें अपनी हुकूमत? देखिए, ये ऐन मुमकिन है कि KP में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और यहाँ पे नेशनल असम्बली में भी जो आज़ाद अरकान है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, या दीगर जमातें अब तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब तो उन पर वो भी कदगन नहीं है। तो ये तमाम तर मामला है। अब देखने की बात है कि इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। जब ये आज़ाद हो चुके हैं, किसी पार्टी की कैद में नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है उस जुरिस्डिक्शन के, तो ज़ाहिरी बात है वो अपना सियासी नफ़ा नुकसान खुद देखेंगे कि उनका सियासी नफ़ा नुकसान किधर जाके है और किधर जो है उनको फ़ायदा हो सकता है या उनके हल्के की आवाम को फ़ायदा हो सकता है, कि उनको ज़ाती तौर पे कोई पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। तो ये तो वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं सूबे में भी और वफाक में भी। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि ज़ुबैर साहब PTI ज्वाइन करने वाले थे, खान साहब ने ये बात कही थी, मगर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वो नहीं करें। अलीमा खान साहब ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है। सो आपको की स्टेटमेंट में भी क्योंकि ये बात डिस्कस हुई कि ये बात कही थी बानी PTI ने, तो आप भी एग्री कर रहे हैं अलीमा खान की इस बात से? Priya, thank you. No, I do not agree with Alima Khan because उनका किसी और कॉन्टेक्स्ट में बयान है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो वाकयाती एक मामला है जिसमें ज़ुबैर साहब जो थे वो उनकी अप्रूवल जो है इमरान खान साहब ने खुद दी थी और प्रेसिडेंट अलवी ने ये इसकी आप ज़ुबैर साहब से भी बात कर सकते हैं और गौर साहब से भी बात कर सकती हैं, वो आपको इसकी बात करेंगे। और इवन के दावतनामे भी अरसाल हो गए और समहाउ ये कहा गया कि ज़ुबैर साहब पे दबाव है। तो मुझे पता चला कि इनफैक्ट ज़ुबैर साहब से आप अगर आप बात करें तो इनकार नहीं करेंगे मेरी बात का, मुझे ये पता चला कि शायद ये किसी दबाव का शिकार हो गए और इन्होंने ज़ुबैर साहब को अभी तक शामिल नहीं किया और ही वॉज ऑन हिज वे टू अनाउंस ज्वाइनिंग। और ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब आते हैं तो इस हालात में प्रिया, जहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर इतनी कोई मुसीबत है, कोई हमारे पास इस किस्म का जो है वो ज़ुबैर साहब जैसा एक शख्सियत भी नहीं है जो बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ते हैं। सो वहाँ पे और ख़ासकर नून लीग में उनकी जो है स्पेस बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई, खासकर वो बशीर मेमन साहब को लगाने के बाद। लेकिन इसमें तो इमरान खान साहब की अप्रूवल हो गई थी, तो फिर कौन है जो कि पार्टी में डोरियां हिलाता है कि अप्रूवल्स हो जाती हैं तो फिर वो क्यों नहीं होती? ठीक है, आपने कहा जो बजट का मामला है, नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, दैट इज एब्सोल्युटली mishandled by the KP government, mishandled by the parliamentary committee। but ये जो आप बात कर रहे हैं, जिस वाकई के आप एग्जांपल दें, दिस एक्चुअली एंडोर्सेस अलीमा खान केस होता है। अलीमा खान यही तो कह रही है कि हमारी हुकूमत चल नहीं सकती थी। ऑब्वियसली व्हेन यू फेल टू पास अ फाइनेंस बिल, ऑटोमेटिकली आप पे जो अदम एतमाद असेंबली का जो है ना वो शो हो जाता है। सो हाँ, ये ज़रूर है कि उसको हैंडल करने के तरीके और सकते से लाइक क्वार्टरली आप बजट पास कर लेते, मीनवाइल आप एफर्ट करते इमरान खान से मिलने की या इस किस्म के, और वहाँ पे आपको कारकुनान को ये लारा नहीं लगाना चाहिए था कि बजट ही पास होंगे। और अलीमा बीवी की जो गुफ्तगू है माने इमरान खान की, मैं उससे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता और मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए ये बात करना बंद कर दें। ये गलत बात है, आपके मुंह से निकल गई है गैर दानिस्ता तौर पे, उसको जस्टिफाई करने के लिए जितनी आप गुफ्तगू करेंगी इमरान खान वो के खिलाफ जाती है, इसके रैंक एंड फाइल में मायूसी फैलती है। और आई टेल यू, इमरान खान को कोई माइनस नहीं करते क्योंकि इमरान खान अवाम के दिलों में है, अवाम
अवाम की उम्मीद है, अवाम का ख्वाब है, फिर वो इतनी बहादुरी से जेल के अंदर डटे हुए हैं। सियासत में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को माइनस नहीं किया जा सका अब तक, 40 साल हो गए। इमरान खान साहब का तो पाकिस्तान की जो अवाम है उनका दिल धड़कता है इमरान खान के साथ। कमिंग फ्रॉम अलीमा खान, दैट आई टेक इट ए सीरियस एक्सेप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट कि मैं तो उनसे बार बार मैंने दोस्तों से भी कहा है कि उनको कहें कि ये बात ना करें, बिकॉज अगर इमरान खान माइनस होगा तो अगर कोई और समझता है कि वो प्लस होगा तो फॉरगेट अबाउट इट। ओके, प्लस ये बड़ी आपने एक बात ऐड कर दी है कि अगर कोई माइनस होगा तो कोई प्लस भी होगा। आई कम टू यू बैरिस्टर अकील, 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है और मेरे ख्याल से आप ही की स्टेटमेंट को कोट किया जाता है। एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है 27वीं तरमीम की? देखिए फरिया साहिबा, अभी ना तो कोई बाज़गश्त है और ना बाज़गश्त तो है, लेकिन हमारी तरफ पे कोई ना प्लानिंग है ना कोई ऐसा प्रपोजल है। ये मार्केट में ख़बरें आ रही हैं और आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली फिल वक्त तो अभी हम 26वीं से ही जो है वो उसके उस तमाम तर मामले से नहीं निकले। मैं समझता हूँ कि 27वीं तरमीम अगर आई तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है वही ला सकती है। एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच होगा, जो उसके कॉन्टोर्स होंगे वो डिस्कस होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है। गो कि अब 2/3 अक्सरियत है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल इत्तेहादी जब ऑन बोर्ड होंगे, उनके प्रपोजल सामने होंगे तभी होगा। अभी तो ना कोई ऐसी प्लानिंग है ना कोई ऐसा प्रोग्राम है कि हम 27वीं तरमीम लेके आएँ, और वो जो भी जब भी होगी वो इसी पार्लियामान ने करना है और इनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और सेनेट और नेशनल असम्बली ही कर सकती है। ये नहीं का इस्तेकाक है। जिस तरह 27वीं की आप आज बात कर रही हैं तो इससे पहले 26 जो हुई हैं वो इसी पार्लियामान ने की हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली ने ही की हैं, इन्हीं अरकान ने की हैं, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त तो ऐसी कोई चीज़ जो है अंडर कंसिडरेशन ही हमारे सामने नहीं है। राइट, सो अब आपने कहा कि इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है अंडर कंसिडरेशन। दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि 10 मुहर्रम के बाद वो मुल्क गिर तहरीक चलाने जाएंगे। पहले भी हमने ये देखा है कि जब भी तहरीक की बात होती है तो साथ ही डायलॉग की बात शुरू हो जाती है। इस दफ़ा एक दफ़ा फिर बात हो रही है मुज़ाकरात की। क्या ये दोबारा यही कोशिश है कि उनको मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए ताकि वो सड़कों पर ना आ सके? देखिए, एक ख़त में मंजर यहाँ पे आया है और पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जो लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो सियासी तर्ज पे या सियासी रवैयों पे यकीन रखते हैं, तो या सियासत करने पे यकीन रखते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और तरफ देखें, वो बिल्कुल सैनिटी प्रिवेल की है। उन 5-6 लोगों ने एक बड़ा सेंसिबल मशवरा दिया है कि पार्टी को दीगर सियासी जमातों के साथ जो है वो एंगेज करना चाहिए और उनसे गुफ्तगू शनीद भी होना चाहिए। ना कि आप जोर दें एस्टैब्लिशमेंट ऑन कैमरा का कि हमसे मुज़ाकरात करें। ऑब्वियसली इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होगा, एकदम से तो नहीं कहा। जी बिल्कुल, बजट के फरिया साहब बजट के सेशन में, क्योंकि अपनी मेडन स्पीच से लेके और अभी हाल में ही बजट सेशन तक अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने फराग दिली का मुजाहरा किया, खुले दिल का एक उन्होंने जेस्चर दिया और वो खुद गए चल के ऑपोजिशन आइल्स की तरफ और वो फिर मिले बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर साहब से, दीगर 2-4 लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई। तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को भी चाहिए कि सियासी रवैयों को कायम रखें, जमहूरी रवैयों को कायम रखें और सियासी पार्टियों के साथ इंगेज करें, ना कि बज़िद हो जाएं और ज़िद लगाएं और एक ही रट लगाएं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है और उन्हीं से इंगेज करना है। हालांकि वहाँ से जवाब आ गया। एज रिसेंट एज BBC का वो जो इंटरव्यू है वो आप देखें तो DG ISPR साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा, सियासतदान जाने, सियासतदान के काम जाने, हमारा उनसे इंगेजमेंट का ना कोई मकसद है ना कोई उनसे इंगेजमेंट हमारी है। तो वो आपस में बात करें अपने इश्यूज़ के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। अब सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए और बात जो एक राब्ता टूटा था, जो तीसरी नशिस्त के बाद नहीं बहाल हो सका, वो अब दोबारा बहाली की तरफ जाना चाहिए और अच्छी खुशाइन बात है कि सैनिटी प्रिवेल करे ताकि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर सारे सियासतदान मिलकर आगे चले। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, बातचीत तो होनी चाहिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो लेटर आया है जेल से उसमें वो तमाम लोग तो माने जाते हैं कि PTI के ये पक्के वेल विशर्स हैं। अगर वो भी कह रहे हैं मुज़ाकरात करें तो PTI क्यों नहीं आती मुज़ाकरात की तरफ आपकी नज़र में?
देखिए, कच्चे वेलफेयर भी कहें कि मुज़ाकरात करने चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो फ्री है, और कोई रास्ता होता नहीं है मुज़ाकरात डायलॉग के अलावा, और वही मुज़ाकरात जो है वो होने हैं। आई अप्रिशिएट जो बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के अगेंस्ट वॉर में पाकिस्तान मिलिट्री की और पाकिस्तान मिलिट्री कमांड की, दैट इज अनबीटेबल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करनी चाहिए, अकील साहब की पार्टी के साथ बिल्कुल बैठ के बात करनी चाहिए, जरदारी साहब के साथ बिल्कुल बैठ के बात करनी चाहिए, जेयूआई, जमात इस्लामी, सबके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। उसकी वजह है मेरे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं अकील के साथ, मेरे बहुत इख्तलाफात पीएम नवाज के साथ नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सारे हमारे मसाइल हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इन मसाइल पे एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। यानी वो हमारे लिए भी, इनके लिए, अगर आप ये हमें कहते हैं ना कि आप बातचीत करें, तो मैं इनको सजेस्ट करता हूँ कि बातचीत का आप टीओआर रखें मिसाके जमहूरियत, और उसमें ये लिखें कि कोई पार्टी फौज के साथ बात नहीं करेगी, जो कि आपने पहले भी कहा, और आप जो ये करेगा, और इवन जो आईनी ऑप्शंस हैं वो भी आपने इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सिट ऑन इट, एक ही टीओआर बनाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करें, जुडिशरी को बहाल करें, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, और जमहूरियत को बहाल करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वैसे अकील, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने ओपनली कहा कि बातचीत करें, लेकिन पीटीआई को यही इतराज़ रहा है कि इतनी पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास बातचीत के लिए। आप कहते हैं मगर आपके पास खुद ना विल है ना शायद इस्तेकाक है कि आप बात कर सके आगे। सो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? कैन यू अश्योर कि हम संजीदा हैं? आप जब कहेंगे हम आपकी मुलाकात भी करवा सकते हैं बानी पीटीआई के साथ, हम आपको ऑफर भी दे सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, मुलाकात ही शर्त नहीं होनी चाहिए। और फरिया साहब, मुझे तो देखे ना, हमें हमारे पे इल्ज़ाम है कि शायद हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है या हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर देन बैठने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी एक प्री कंसीव माइंडसेट के साथ आया जा रहा है कि इनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, और सियासी और जमहूरी रवैयों की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस। आई मीन ऑन द अदर हैंड, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पूरी जो है अपने ही नैरेटिव को, अपनी ही कही हुई बात को नेगेट किस तरह करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी जंग है कॉन्स्टिट्यूशन को, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, और वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ और आइन में तो कहीं भी नहीं है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के नेगोशिएशंस करें या उनके साथ गुफ्तगू शनीद करें। तो ये अपनी ही बात को नेगेट कर देते हैं। तो बैठना तो उनको सियासतदानों के साथ ही पड़ेगा, वेदर दे कम विद अ प्री कंसीव माइंडसेट और नॉट, वेदर वी कैन ऑफर समथिंग और नॉट। आई थिंक ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है फैसल चौधरी साहब की। आई एम कमिंग ऑन टू दैट। आई थिंक ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, ये बिल्कुल टीओआरस पे होना चाहिए, और मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं कि मिसाके जमहूरियत 2.0 होना चाहिए। और आर्च राइवल पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के अगर दो लीडर्स, जो दो जमातों के लीडरशिप थी, वो बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी तक काम नहीं हो सका, लेकिन एक विल तो थी, एक अच्छी सोच तो थी, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी उस पूरे प्रोसेस के पीछे। तो अभी भी हो सकता है कि सारी जमातें बैठें, क्योंकि सारी जमातों की जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और पार्लियामेंट से बाहर भी जो मौजूद हैं, वो मिसाके जमहूरियत 2.0 करें। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज the political space that that each party is sort of trying to claim. ये फिर एक आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज के लिए खुद बनानी पड़ेगी, तमाम पार्टीज को। बाहर से आके आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो आपको खुद ही जो है ये कार्व आउट करनी है, स्पेस और प्लेस भी बनानी है। ओके, इस पे मैं चौधरी साहब आपके पास आती हूँ। एक क्विक क्वेश्चन टू यू बैरिस्टर साहब के जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ी, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, लेकिन अभी तक वो कम नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ऑफ ऑल पीपल खुद तनकीद कर रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर, बट स्पीकर साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। स्पीकर साहब खुद क्यों नहीं कह देते कि ठीक कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ? जी देखिए, बिल्कुल इस पे एक अभाम ज़रूर है कि किसके ऑर्डर से हुआ और किस तरह हुआ। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो तो नेशनल असम्बली से ही इनिशिएट हुआ तमाम तर तनख्वाहों का मामला। अगर वज़ीर आज़म ने डिसाइड करना है या वज़ीर आज़म, क्योंकि काबीना में तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई समरी थी
तमाम तर मामले के ऊपर। लेकिन ये बिल्कुल मैं बात दुरुस्त है ख्वाहिश साहब की। मैं ये समझता हूँ कि तनख्वाहें जब आप देखें ना, आप पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, और ठीक है टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको कमेंसरेट उसमें रखना चाहिए, लेकिन इतनी तनख्वाहें वो अनजस्टिफाइबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि ना कैबिनेट में डिस्कस हुआ ना ये बात हुई, ये बस कहीं से खुद ही से आ गई है प्रपोजल? देखिए इनिशिएशन की बात है कि इनिशिएट किधर हुआ, तो आई थिंक मैं तो मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है ये नेशनल असम्बली से ही इनिशिएट हुआ है, और हमारी भी जो तनख्वाहें थी एज MNAs वो भी इधर से ही इनिशिएट हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता कि MNAs की कहीं और से इनिशिएट हुई हो और यहाँ पे स्पीकर की कहीं और से इनिशिएट हुई हो, यहीं से इनिशिएट हुआ है। और ये तमाम तर मामला खैर अलबत्ता अब वज़ीर आज़म के पास चला गया है, और मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि वज़ीर आज़म इस पे कोई एक फर्म जो है नोटिस लें। और फर्म नोटिस क्या हो सकता है कि सबकी रिवर्स करो, MNAs की भी रिवर्स करो, सबकी रिवर्स करो? नहीं, देखें MNAs की तनख्वाहें तो इतने अरसे से बड़ी नहीं थी। मेरी शायद ज़रूरत ना हो MNA की तनख्वाह, लेकिन हमारे कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी ये ज़रूरत है और जिनको एक्चुअली ये ज़रूरत होती है। टू ऑब्वियसली रिजर्व सीट्स पे कई लोग हैं, माइनॉरिटी की सीट्स पे कई लोग हैं, या MNA का इलेक्शन भी जो है वो कई लोग लड़के जो आए हैं जिनको पार्टीज़ की सपोर्ट होती है। मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम आवर पार्टी बट अदर पार्टीज एज वेल। उनकी पार्टियां उनको पैसे देती हैं। MKM की मिसाल अगर आप देखें तो MKM के तो कैंडिडेट को MKM खुद पैसे देती है, फॉर्म के पैसे जमा कराने के पैसे वो उनको देती हैं। जो मैंने बातें सुनी हैं कि वो नॉमिनेशन फॉर्म भी है, वो भी जो फीस जमा होती है वो जमात उनकी प्रोवाइड करती है। तो उन लोगों की और दीगर हमारे अरकान हैं, और हमारी पार्टी से भी कई ऐसे लोग हैं। बट MKM में वो माहौल भी नहीं है ना, डिजाइनर कपड़े पहनने का, डिजाइनर जूते करने का, उनका माहौल भी फर्क है। कुछ पार्टीज के अंदर फिर माहौल ऐसा क्यों बनाया हुआ है कि आपको लगे कि ये बहुत जरूरी है कि हमने इस तरह का लाइफस्टाइल रखना है? जस्ट ऑन लाइट एंड देखिए ये आपकी बात दुरुस्त है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और बिल्कुल अगर अल्लाह ताला ने किसी को इस्तिताअत दी है तो वो ज़रूर बिल्कुल करें, आप इस्तेमाल जिस तरह वो करना चाहते हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, तनख्वाहों में बेपनाह जो इजाफा है वो किसी भी किस्म तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, और बेखसूस इस हवाले से तो नहीं है। आप वो ख्वाहिश साहब ने दुरुस्त कहा कि 2-4 लाख ज़्यादा हो जाती तो मेरे ख्याल से मुनासिब बात थी MNA की तनख्वाह से, क्योंकि मिनिस्टर्स की भी उतनी है जितनी MNAs की हैं, तो विल एग्जैक्टली द सेम, किसी को ओवर एंड अबव नहीं है, स्पेशली जब आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हों। ठीक। सो चौधरी साहब, TORs की बात हो रही थी मुज़ाकरात के लिए। पहले PTI ये कहती रही कि खान साहब की रिहाई इज़ अ मेजर इशू। अभी जो जिक्र हुआ, अभी जो बात हुई, उसमें लगता नहीं है कि वो TORs में डिस्कस होगा कि खान साहब को रिहा होना है या नहीं होना। देखिए, खान साहब की रिहाई खान साहब ने खुद प्रायोरिटी पे नहीं रखी। ये जो गाइडलाइन है ये उन्हीं की तरफ से है। देखिए, अगर हमारी जमहूरियत बहाल होती है, आइन बहाल होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। खान साहब के खिलाफ केस कोई कानूनी तो है नहीं, सियासी केस है, ये तो यकलफ्ज़ खत्म होने वाले केस है। कोई ऐसा केस नहीं है जिस पे आप कहें कि सब्सटेंस है। बाकी तो ऑब्वियसली जो है वो बातें बनाने के लिए की जाती है ना। तो पोलिटिकली यहाँ पे लड़ाई है, जब वो ख़त्म होती है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए भी इकट्ठा होने की जरूरत है। PTI एक बहुत मजबूत सियासी जमात है जिसको बाकी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए, खासकर अपोजिशन की जमातों को। गवर्नमेंट के साथ अगर एक जॉइंट एफर्ट होगा, एक जॉइंट सिटिंग होगा, तो मेरी अपनी दानिश में उसका बहुत फायदा होगा। यानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हमारी हैं, हमारा एक कॉमन ग्राउंड है। कुछ शिकायतें जो हैं नून लीग की भी वो हैं जो हमारी हैं, वो JUI की भी हैं, जो पीपल्स पार्टी की भी हैं, जमात इस्लामी की भी हैं, MKM की भी हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ये जो हाइब्रिड 2 मॉडल है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हाइब्रिड 2 मॉडल के शौकीन हैं, बिकॉज ख्वाजा साहब जो हैं, एक तो दुबई का कामा हर MNA के पास थोड़ी होता है, ख्वाजा साहब के पास तो है, तो वो तो उनको पैसे वहां से आते हैं। जो खुद ही बढ़ा के खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ख्वाजा साहब यहाँ पे है नहीं कि अपने ऊपर जो आपने बात की उसका जवाब दे। बट क्विकली कैन आई आस्क यू, आप फेवर में है इस इंक्रीज इन सैलरी के? चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, और हमारी पार्लियामेंट की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो शायद कम कर देनी चाहिए।
बहुत ज्यादा, तो स्लैश होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो ना कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की है, ना कानून के मुताबिक काम किया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस सेगमेंट। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। पाक भारत जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसके हवाले से बयानबाजी अभी तक जारी है। कल भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने जंग बंदी में अमरीकी किरदार का खुलकर इतराफ कर लिया। आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत की जानिब से एक बेस पर 11 मिसाइल दागे जाने और उनको नाकाम बनाने का भी जिक्र किया। लेट्स वॉच इट। हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिसाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। अब बड़े परेशान हुए सारे, जब मिसाइल फायर हो गया, चंद मिनट का टाइम होता है बीच में, तो हुआ ये कि हमें ये फिक्र था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अब बड़ी परेशानी लगी कि ये तो जाके आबादी में गिर जाएगा। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोज में, जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे, 9 थे या 11 इस तरह का नंबर था। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। भारत की जानिब से मुसलसल सीज फायर में अमरीकी सालसी से इनकार किया जाता रहा है। अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में अमरीकी किरदार का इतराफ़ कर लिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का यह बयान ये साबित कर रहा है कि अमरीका पाक भारत जंग में भारतीय क़यादत से राब्ते में रहा और मुसलसल भारत को खतरात से आगाह करता रहा। जयशंकर के मुताबिक 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन करके पाकिस्तान के हमले से मुतालिक आगाह किया था। जरा देखिए। ईरान और इसराइल के माबैन चंद रोज़ कबल सीज़ फायर हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज एक अहम स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, वो भी देखिए। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी फौज के हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है। लेट्स वॉच दैट। ईरान की जानिब से पहले तो जौहरी तनसीबात तबाह होने की तरदीद की जाती रही, लेकिन अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जौहरी तनसीबात तबाह होने के अमरीकी दावे की तस्दीक की है। ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह माने खैज़ है। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा है वो देख लीजिए। ब्रिगेडियर वक़ार खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। जयशंकर के मुताबिक 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन करके पाकिस्तान के मुतालिक आगाह किया, हमले से मुतालिक। अब नजर आ रहा है वो ओपन इतराफ़ करे हैं कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी। क्या एक मौका पर वो ये भी मान लेंगे कि तैयारे भी गिराए हैं पाकिस्तान ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक भारत रिमेन्ड इन अ स्टेट ऑफ डिनायल, और जो इनके आई थिंक सीनियर वॉइसेस थी लाइक प्रवीण सानी हैं या बाकी सोशल मीडिया पे जो आई थिंक पैनलिस्ट लोग हैं, दे वर ऑलरेडी सेइंग कि जो आपने कवर किया है इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एंड द वे गोदी मीडिया वाज कवरिंग, आपको पता है वॉर टाइम में जिस तरीके से उन्होंने लाहौर कैप्चर किया, लाहौर की पोर्ट और कराची को तबाह किया, और ये लोग कहते हैं कि शायद दोवल की फोर्सेज काबुल से होती है, इस्लामाबाद से होती काबुल पहुंच गई। सो इट वाज ऑल आई थिंक कवर अप, झूठ, और ना सिर्फ गोदी मीडिया एक्सपोज बल्कि लीडरशिप भी एक्सपोज हुई है। और अभी आपने देखा है कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को हाईलाइट कर रही है किस तरीके से इसको कस्टेड किया गया। और मेरे ख्याल में जो भारतीय रेपुटेशन है इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बोथ पोलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड ऑल्सो मिलिट्री। अभी भी आई थिंक जब क्वाड की मीट हुई है, डेफिनेटली ये साल में एक दफा होती है फॉरेन मिनिस्टर की, और उसमें इस फॉर्मेलिटी के अंदर आपने देखा उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें पहलगाम अटैक में, लेकिन आई थिंक नोबडी एग्रीड, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना अमेरिका ने।
क्योंकि उनके आई थिंक झूठ का पोल खुल गया। और क्वाड में भी एक फीलिंग है कि भारत जो है सबसे वीकेस्ट लिंक है। इसको तैयार किया गया था अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक के लिए, और एक कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर से इसने ना सिर्फ मार खाई है बल्कि बुरी तरह उसने एक्चुअली लेट डाउन किया है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को भी, और जो भी आई थिंक भारत का एक आई वुड से हवा खड़ा किया गया था। और दूसरी तरफ आई थिंक इसराइल की जो डिफीट हुई है ऑन द हैंड्स ऑफ ईरान, ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आई एम श्योर वेस्टर्न वर्ल्ड में डिस्कशन हो रही होगी कि टेक्निकली तो 2 गुंडे पाले हुए थे उन्होंने, एक मोदी था और एक नेतन्याहू है, एंड दैट वाज हाउ दे वांटेड टू कंट्रोल मेडिटेरेनियन से लेके इंडियन ओशन तक ये सारा जोन है। दे वांटेड टू कीप ब्लॉक, चाइना है, इसी तरीके से रशिया है, उनकी जो एक्सेस है, तो अलग फजल से चीजें नाकाम हुई हैं। ठीक, बट जो इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है आपने सुनी होगी, क्या ख्याल है आपका इस हवाले से, जो उन्होंने डिटेल में बताया, ये भी बताया कि इंडिया के हमले के बारे में भी बताया, ये सारी चीजें अब डिस्कस होनी चाहिए? आई थिंक सो, क्योंकि देखें इसमें पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज भी थी और स्ट्रेटजी सामने आती है। उसमें बेसिकली एक तो पाकिस्तान का रिजॉल्व था लीडरशिप का, डिस्पाइट कि हमने जहाज भी गिराया जिसका ऐसा था एक्नॉलेजमेंट आ गया, और ये वो वॉर है जो लाइव देखती है सारी दुनिया, इसमें अभी भारत को बताने की जरूरत नहीं है। दिस वाज सीन लाइव थ्रू सैटेलाइट्स बाय यूएस, चाइना, रशिया, इसराइल, पाकिस्तान एंड आई एम श्योर इंडिया, तो लोगों को पता है। मेरे ख्याल में चीजें डिस्कस होनी चाहिए, बिकॉज देखें इसमें सबसे जो आई वुड से अफसोसनाक क्या कह लें ट्रेजिक थिंग इज दैट एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में आप मिसाइल्स और एयर पावर का यूज करें, एंड यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम यू नो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लेट्स से लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको मैं सीज़फायर लाइन कहता हूँ, और आपको कोई परवाह नहीं कि एस्केलेशन किधर जाएगी। देयर वाज आई थिंक अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट टू अंडरमाइन पाकिस्तान, अंडरमाइन द मिलिट्री, क्रिएट अ chaos, और खुदा ना खासा रीजन चेंज का बिल्कुल डिजाइन था। अभी ये बेशक ब्लेम करते रहे कि हमारे हाथ कंस्ट्रेंट थे। इसी तरीके से ईरान में भी आपने देखा एग्जैक्टली यही किया गया, और ये 2 ममालिक हैं, आप ऐड करें टर्की को, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में रेजिस्ट कर रहे हैं इंपीरियल फोर्सेस को और फाशिस्ट फोर्सेस को। तो ये एक बड़ी सीरियस रन थी कि अल्लाह के करम से आई थिंक बिल्कुल जो रिजल्ट्स हैं उल्टे आए हैं, एंड नाउ पाकिस्तान आफ्टर आई थिंक 10th में इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। लेकिन आई एम श्योर जब आप देखते हैं इनकी रिटोरिक देख लें, जो उनके लगातार स्टेटमेंट्स आए हैं, तो हम गार्ड अपना डाउन नहीं कर सकते। इट मीन्स के मिसाइल्स, ड्रोन्स हो गए, एयर पावर होगी, एंड सो मेनी अदर थिंग, मैरीटाइम फ्रंट भी खुल सकता है, तो आपको 24/7 अलर्ट भी रहना पड़ेगा, कैपेसिटी को बढ़ाना भी पड़ेगा। एंड आई एम श्योर हमारे अपनी कैपेबिलिटी भी है, फिर दोस्त ममालिक हैं इनके साथ कोलैबोरेशन है, और इंशाल्लाह ताला जहाँ कोई गैप्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में भारत को खुद रियलाइज करना चाहिए कि खित्ते को अगर आप परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में रखना चाहते हैं तो आपका ज्यादा नुकसान है। राइट, तो ईरान इजराइल के दरमियान सीज फायर में क्या पाकिस्तान का किरदार है? आई थिंक अगर आप मूवमेंट्स देखें इवन बिफोर द वॉर पोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, बिकॉज देखें ईरान एक तो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और दूसरा व्हेन दे वर फाइटिंग इजराइल, तो इट बिकेम अगर आप आवाम का सेंटिमेंट देख लें, गवर्नमेंट का जो स्टांस है, बेसिकली पाकिस्तान ने इसमें डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट भी दी है, एंड आई एम श्योर उसके अंदर अभी आप न्यूज को देखें ईरान के, वो दे वर एक्चुअली सरप्राइज द काइंड ऑफ सपोर्ट कहते हैं हमसे आई है। अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर जो पोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने एक किरदार अदा किया रिलेटेड टू पीस और एस्केलेशन को डाउन करने में, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, बिकॉज जो मुलाकात हुई थी आई थिंक मार्शल आसिम मुनीर की जस्ट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो बड़ी सिग्निफिकेंट रही। आई एम श्योर उसमें एक्सचेंज भी किया, और जब ट्रम्प ने कहा जी कि वी नाउ नो दैट मार्शल आसिम पाकिस्तान नोज ईरान एंड इजराइल बेटर देन अस, समथिंग लाइक दैट, उसका मतलब था कि दे वर आल्सो कन्विंस के एस्केलेशन का कोई फायदा नहीं है, चीजें आगे नहीं जानी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज आई वुड से कि इवन वेस्टर्न एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान जिम्मेदार अक़वाम हैं, नेशन हैं, दे डू नॉट लाइक वॉर, लेकिन ये इम्पोज की थी इनके ऊपर, फिर उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, और मेरे ख्याल में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, इवन अमेरिकन पावर को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, और साउथ एशिया में भारत की पावर को एक्चुअली इट हैज बीन नाउ एक्सपोज। बांग्लादेश से आप देख लें पेपर्स आ रहे हैं कि पावर को इस तरह जब आप डिस्प्ले करेंगे तो उसका नुकसान होता है, और भारत का जो एक आई वुड से फेक ऑरा था साउथ एशिया में, एक बड़ी पावर है, वो आई थिंक बुरी तरह स्मैश हुआ है। गुड फॉर द रीजन, और आई एम श्योर आगे जो है पाकिस्तान आफ्टर 10th में इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और चीजें डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाएंगी। राइट, सो हम ये कह सकते हैं कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट निकल सकता है कि गाजा में जंग बंदी हो जाए, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? ये गाजा की आई थिंक जो सिनारियो उसके 2-3 आई थिंक मेजर डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बाय एंड लार्ज जो वेस्टर्न आई वुड से आप स्ट्रीट है जो एक्चुअली सोशल मीडिया पे नजर आती है, वो बड़ी अवेयर हुई है। आपने भी देखा है कि यूके में अभी हम देख रहे थे एक सुल्ताना है, इनकी एमपी है, उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। बाय एंड लार्ज नाउ पीपल म्यूजिशियंस हैं,
उसके बाद आम आवाम दे आर कन्विंस कि एक जेनोसाइड हो रहा है, दे आर कन्विंस कि हमारी गवर्नमेंट्स गलत कर रही है. देयर इज लॉट ऑफ इंटरनल प्रेशर इवन अमेरिका में, वेस्ट में. एंड देन बाय एंड लार्ज मुस्लिम वर्ल्ड में तो है ही 99% लोग समझते हैं कि इट्स अ कंप्लीट जेनोसाइड. और इजराइल भी एक्सपोज हुआ है, उसकी मिलिट्री पावर जब एक्सपोज हुई है तो टाइम हैज नाउ कम. आई थिंक पीपल आर सेइंग कि शायद 150,000 से ज्यादा है कई जो शहादतें हैं. अभी लोग बरिड हैं अंदर, और खवातीन जो है अपने बच्चों की लाशों को हाथ से जो है हटा के बोल्डर्स को कोशिश करें निकालने की. लॉट ऑफ पीपल आर बरिड. तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी आई थिंक इंसानी ज़मीर जो है, ठीक है गवर्नमेंट लेवल पे तो शायद ना हो बिकॉज उनकी बड़ी मजबूरी है, बिकॉज ज़ायनिस्ट लॉबी बड़ा दबाती है. लेकिन अवाम जो है बाय एंड लार्ज आई थिंक दे आर विद द पैलेस्टीनियन कॉज, और वो जनरली समझते हैं कि चीज़ें इस तरफ जाएंगी. मेरे ख्याल में अभी पीस की तरफ चीज़ें जाएंगी, वट एवर द सोल्यूशन. लेकिन उसमें जो फलस्तीनियों का राइट है वो नॉलेज भी होना चाहिए, उनको मिले. एंड इवन इसराइल में देखें इनके अच्छे, मैं जस्ट ऐड के एशलोन इल्युत्जर इनके बहुत बड़े स्कॉलर हैं इसराइल के, एंड ही सेड बिफोर द वॉर कि वी हैव रीच्ड द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री एज अ स्टेट, एंड वी हैव रीच्ड द वर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर हॉलोकॉस्ट एज अ पीपल, एज पीपल. तो हमें खत्म करना चाहिए एंड वी शुड हैव पीस. आई थिंक this call coming from within Israel also. Very interesting. Thank you so much Bigiri साहब for joining us on the program. बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वर्स्ट देख लिया है अब गाजा ने, सो उम्मीद है कि अब वहाँ पर रीबिल्डिंग की तरफ बात जाएगी, पीस की तरफ बात जाएगी. लेकिन क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है तो कुछ भी कहना मुश्किल है. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.